हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हमारी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की जो मेंस की सीरीज़ है उसमें हम जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे समझना है और एज़ पर द क्वेश्चन डिमांड हमें अपना बेस्ट आंसर जो है वो कैसे लिखना है। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर होगा या इससे पहले भी जो भी हमारे लेक्चर होते हैं इसका पीडीएफ आपको ऑटो आईएएस अकेडमी के ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। सो अगर आपने ये अभी डाउनलोड नहीं किया है तो ये ऐप डाउनलोड करके आप सभी जो हमारे मेंस के जो सीरीज़ चल रही है उनके पीडीएफ आप सारे के सारे हमारे यहाँ पे ले सकते हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ टॉपिक यहाँ पे लेंगे और आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए लिया है दैट इज़ बेसिकली द डिक्लाइनिंग ऑफ पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एट दैट ब्रिटिश पीरियड। तो इसके अंदर आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, this is about the decline of Mughal empire can be mainly attributed to weak ruler, critically analyze। तो 120 वर्ड का ये क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन को पहले तो 2-3 बार रेपिटेशन की फॉर्म में उसको रीड जरूर कीजिए ताकि आपको उस क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो यहाँ पे समझ आ जाए। सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को पहले समझना होगा। पहला तो पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन की मेन थीम क्या है। दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि जब भी कोई वर्ड क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज के नज़रिए से पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन की फिर डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसको हमें अपना आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले की डिमांड की अगर हम देखेंगे तो देखिए, की डिमांड में जो क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि व्हाट डू यू थिंक कि जो वीक लीडरशिप थी, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जो सक्सेसर थे वो ज़्यादातर वीक थे, वॉर ऑफ सक्सेशन थी। सो व्हाट वी थिंक कि इट वाज द ओनली रीज़न, जहाँ इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ। और इसका क्योंकि क्वेश्चन का डायरेक्टिव जो है वो क्रिटिकली एनालाइज है, तो क्रिटिकली वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है कि इसका मतलब है कि एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है, पहला पॉइंट कि वी शुड गिव ए वेरी फेयर जजमेंट, यानी कि हम किसी एक सिंगल सेंटेंस या सिंगल बेस जो है उसको लेके ना चलें, एक सिंगल स्टांस नहीं होना चाहिए हमारे क्वेश्चन आंसर के अंदर। और बाकी के सारे, यानी कि अगर हम वीक सक्सेसर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक सक्सेसर को ही पूरा एक्सप्लेन कर दें और बाकी के फैक्टर को पूरी तरह इग्नोर कर दें। तो एक फेयर जजमेंट देनी होती है, यानी कि क्वेश्चन को उसकी कंप्लीट इंटायरिटी में देखना होता है कि जैसे ये डिक्लाइन हुआ है मुगल एम्पायर तो इसका इंटायरिटी में देखना है कि इसके 1, 2, 3, 4, 5 कौन कौन से हमारे मेन रीजन जो हैं वो यहाँ पे रहे हैं। सो इस तरह के वर्ड जो हैं आपको समझने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आपको जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है क्वेश्चन की वो यहाँ पे पता चल सके। अब इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में लेके चलेंगे। सबसे पहले वी विल गो फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन कि हाउ एंड व्हेन द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर स्टार्टेड। ठीक है, तो एक हल्का सा हम इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि औरंगजेब की जब डेथ होती है तो उनकी डेथ के बाद जो है ये हमारा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है यहाँ पे। तो एक तो हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हम ये देखने हैं कि बॉडी में बेसिकली वी गो फॉर वेरियस फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके, और उसको हम एक एक करके देखेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है यहाँ पे। और तीसरा आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हमें ये देखना है कि मुग़ल का जो डाउनफॉल होता है उसको आगे जो है उसका बाकी की इवेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी कैन जस्ट गो फॉर इट कि इंट्रोडक्शन हमारा बड़ा सिंपल और क्लियर होना चाहिए कि जो औरंगजेब था उनके टाइम से ही मुग़ल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब जो थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी, चाहे वो रिलीजियस पॉलिसी थी, चाहे उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की पॉलिसी थी, एज़ पर हिज प्रीवियस
सक्सेस जो उनके रूलर रहे हैं उनसे बिल्कुल अपोजिट थी। इससे पहले चाहे वो अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां था, तो उन्होंने बड़ा एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना के रखा था। चाहे वो जाट थे, चाहे वो सिख रूलर थे, चाहे राजपूत थे, लेकिन औरंगजेब ने इसको बदल दिया था। ठीक है, और जब औरंगजेब की डेथ होती है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ 1707। ठीक है, तो 1707 के पास जब औरंगजेब की डेथ होती तो इसका एक बहुत बड़ा डिक्लाइन एकदम से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होता है, क्योंकि औरंगजेब फिर भी अपने टाइम तक एम्पायर को होल्ड करके रखा था, और उसके डिक्लाइन होने के एकदम जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। तो उसके क्या कारण हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम पॉइंट ये देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि इसका कोई एक कारण नहीं था कि एक वीक रूलर थे या वीक सक्सेसर थे। जहाँ पे देयर वाज अ इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर जो हैं उसके इंटरप्ले में यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर हम लेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि औरंगजेब रिलीजियस एंड उनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, जिस तरह मराठा के साथ उन्होंने बड़ी एनिमिटी क्रिएट कर ली थी। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे, चाहे वो सिख थे, राजपूत थे, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ के कारण उनका एक बहुत बड़ा एलियनेशन हो चुका था। मुगलों के बीच में भी देर वॉज ए डेफिनेटिव लॉ ऑफ सक्सेशन की कमी थी, और ये हमने थ्रू आउट मुगल हिस्ट्री देखा है। औरंगजेब, चाहे हम अकबर के बाद जहांगीर की सक्सेशन देखें, वो भी स्मूथ नहीं थी। उसके बाद शाहजहां की भी सक्सेशन स्मूथ नहीं थी, और उसके बाद औरंगजेब की भी नहीं थी। औरंगजेब हिमसेल्फ किल्ड हिज ब्रदर दारा शेकोर, ही बिकेम द किंग। और लेकिन अभी तक ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी, इसमें कोई थर्ड एक्टर रोल अपना प्ले नहीं कर रहा था। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद हम देखेंगे देयर वाज द रोल ऑफ द थर्ड पार्टी एक्टर, जैसे कि सैयद ब्रदर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं आगे जाके। तो इस तरह से जो लोकल नोबल्स थे, जो रूलर्स थे, फॉर देयर ओन इनसिक्योरिटी एंड फॉर देयर ओन ग्रीड, दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग दैट हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। ये भी एक फैक्टर जो है यहाँ पे हम देखने को मिलता है। इससे पहले जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी उसमें सिर्फ फैमिली मेंबर इन्वॉल्व थे, कोई थर्ड पार्टी एक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जो नोबल एंड रूलर्स थे, क्योंकि जो भी इनको मनसबदारी रैंक्स के अंदर जो इनको लैंड दी जाती थी, इनकी सैलरी की फॉर्म के अंदर, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म के अंदर, वो इक्वल यूनिफॉर्म नहीं थी। कुछ लैंड बहुत बढ़िया थी जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा था, रेवेन्यू अच्छा था। कुछ जगीर, जैसे हम जगीरदारी सिस्टम कह देते हैं, तो कुछ जगीर ऐसी हुआ करती जैसे जहाँ पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता था। तो नेचुरली जो ये रूलर जो हुआ करते, नोबल्स जो नीचे के थे, दे स्टार्टेड fighting among themselves, and there was a factor of jealousy also, and there was some making very good relationship with the king कि उनके पास जो है अच्छी जगीर आ जाए। तो ये नीचे की जो पॉलिटिक्स चलती है वो भी एक कारण जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉरेन रिलेशन जो अटैक होते हैं, जैसे कि नादिर शाह का अटैक आता है 1739 में, अहमद शाह अब्दाली 2-3 बार हमले करते हैं, उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो यहाँ पे लगता है। इकोनॉमिक डिक्लाइन अगर हम देखेंगे तो देखिए, कोई भी पॉलिटी और इकोनॉमी का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। अगर पॉलिटी जो है अगर वो अनस्टेबल हो जाएगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, ट्रेड और सब चीज़ें जो है डिक्लाइन करेगी। और ये मुगलों के टाइम के ऊपर भी, हालांकि इमीडिएट नहीं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, लेकिन लेटर पार्ट में ये इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका था। राइज ऑफ द रीजनल पावर, बहुत सारे ऐसे लोकल रूलर थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, साउथ में भी और नॉर्थ के अंदर भी यहाँ पे थे। तो ये कुछ रीज़न हम देखते थे कि जिसकी वजह से ये एम्पायर डिक्लाइन हुआ। और अल्टीमेटली द एडवेंट ऑफ यूरोपियन तो पहले ही आ चुके थे इंडिया में, और खास करके जो ब्रिटिश थे, दे वर कीनली वॉचिंग दिस whole new evolving political scenario and they were looking for the opportunity के कब उनको कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ पे मिले। और उन्होंने भी अब सिचुएशन को पॉलिटिकली देखना और समझना जो था वो शुरू कर दिया गया था। एंड ये कुछ हम कॉमन फैक्टर जो हैं इसके अंदर हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसा कि जब हम इसको समअप करते हैं तो समअप में हम यहाँ पे देखना है कि इसका आगे फ्यूचर की इवेंट को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। कि नो डाउट जो रूलर थे वो वीक थे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे चाहे वो नाम के रूलर आगे रहे हैं, लेकिन जो मुगल रूल है वो 1857 तक जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में आगे कंटिन्यू रहता रहा है। और जब 1857 का मेजर रिवोल्ट होता है, वहाँ पे बहादुर शाह जफर जो था वो एक तरह से एक लीडर जो है वो उनको माना जाता है। तो चाहे रूलर
वीक थे, चाहे वो रूलर इनकैपेबल थे मुगल्स के लास्ट टाइम पे, लेकिन जो लोग थे उनका अभी भी वो मुगल रूलर को अपना किंग या बादशाह मानते थे, और जिसके लिए जो भी उनका डिसीजन होता उसको आगे सपोर्ट भी करते थे। और 1857 रिवोल्ट का एक हम रिजल्ट जो है इसको देखते भी हैं। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को क्रिटिकली जो है आप एनालाइज कीजिए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद जो मैंने सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ये मैंने एक 60 वर्ड का क्वेश्चंस लिया है, और ये भी मैंने थोड़ा मुगल डिक्लाइनिंग पार्ट से जो यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, द लार्ज नंबर ऑफ रीजनल स्टेट इमर्ज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है। बहुत सारी रीजनल पावर राइज हुई थी, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जो कि इंडिया में एक सुप्रीम रूलर बन पाती, ठीक है। और अगर बन पाती तो शायद ब्रिटिश कभी इंडिया पे रूल नहीं कर पाते। वो ना ही तो मराठास कर पाए, ना ही राजपूत कर पाए, ना ही कोई और पावर कर पाई। इसके क्या रीज़न थे? तो 60 वर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए, 60 वर्ड के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिख सकते हैं, और हमें बड़ा टू द पॉइंट लिखना होता है। वो चाहे इंट्रोडक्शन है, चाहे आपकी मेन बॉडी है, चाहे कंक्लूजन है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालें। सो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट जो उस समय की जो स्टेट थी वो कौन कौन सी थी। तो इंडिपेंडेंट स्टेट में हम यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, राजपूताना। ये एक तरह से एक सेमी या फुली इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप को मानती थी, क्योंकि मुगल पावर को सिर्फ नाम के लिए ही माना जाता था। तो हमें पहले इंट्रोडक्शन में इन स्टेट का रेफरेंस देना है कि भाई ये वाली स्टेट जो थी काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी, राइज कर चुकी थी, और अपने आप में इंडिपेंडेंटली रूल भी कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके कारण क्या, इनमें से क्यों कोई राइज नहीं कर पाया यहाँ पे? तो इसका पहला कारण था कि ऑल दिस स्टेट वर रीजनल इन कैरेक्टर। दे वर टू मच इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ देयर रीजन, और कभी अपने रीजन से बाहर नहीं निकले, चाहे वो हैदराबाद था चाहे बंगाल, तो वो अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। दूसरी रीजन, साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की रीजन नहीं था, मुगल भी टैक्स ले रहे थे, ये भी अपना ले रहे थे, और कोई एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और किसी भी रूलर को एक मास एम्पायर बनाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो मिलिट्री हो। हमने मुगल हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर देखा भी है हाउ दे केम, चाहे मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गौरी आया। सो उनके स्टार्टिंग के अगर आप पर्पस देखेंगे तो वह टू फाइनेंशियल भी था और उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन ये इनमें नहीं थी। हाँ, मैसूर ने जरूर थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट इनसफिशिएंट। कॉन्स्टेंट वॉरफेयर, और इसके बाद होता क्या था कि आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। और नीचे साउथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मराठास का और मैसूर और नवाब जो थे, हैदराबाद का नवाब जो था, दे ऑफन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। इनकी आपस में वॉर चलती रहती थी, और अपनी वॉर के कारण इनके जो एनर्जी और रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, दे वर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, ठीक है। और डिक्लाइनिंग हो चुका था इनका काफ़ी ज़्यादा, तो जिसके कारण जो स्टेट थी, जो लोकल स्टेट थी, वो अपने आप को यहाँ पे राइज नहीं कर पाए। और इन्हीं सभी वीकनेस का रिजल्ट जो था, ये देखते हैं कि ब्रिटिश टुक द एडवांटेज। ब्रिटिश ने इसका फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे दे ओवर पावर द रीजनल पावर एंड दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द सुप्रीम रूलर इन इंडिया। सो 60 वर्ड के क्वेश्चन में हम एक टू द पॉइंट में उस पूरे क्वेश्चन की जो थीम है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। इसी के लिए ही मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे 60 वर्ड का अपने लिए और यहाँ पे लिया है कि हाउ फार डू यू एग्री दैट द डाउनफॉल ऑफ इंपीरियर मुगल्स सब्सिक्वेंटली लेड टू डाउनफॉल इन आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि क्या मुगल्स के डिक्लाइन होने के कारण जो आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर था पूरे कंट्री में, क्या उसमें भी डिक्लाइन आ गया था? तो व्हाट वाज बेसिक रीज़न, जो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव ए वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा इनमें थोड़ी सी वर्डिंग आप ज़्यादा देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट आपको थोड़ा कंटेंट पर्पस से भी मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको जो है थोड़ा कम भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको स्ट्रीम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पज़ आपको यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो इन्फॉर्मेशन का देने से है कि आप उसको स्ट्रक्चराइज कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का मतलब ये कि भाई इट वाज लेड टू द फॉल इन द मुगल आर्ट, बिल्कुल यहाँ पे हुआ। लेकिन जहाँ पे मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर में
डिक्लाइन आता है, क्योंकि जो पहले उनको स्टेट सपोर्ट या पैट्रोनेज मिलता था अब नहीं मिलता था, उनको कोई फंडिंग नहीं मिलती थी, पैसा नहीं मिलता था। रीज़न क्या हुआ, उन्होंने मुग़ल कोर्ट को छोड़ के ये रीजनल स्टेट के पास चले गए, जैसे कि हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर में जाके इन्होंने वहाँ पे रीजनल रूलर से इनको जब सपोर्ट मिला तो वहाँ पे रीजनल आर्ट राइज कर गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर में लखनऊ में देखेंगे असफुद्दौला ने बड़ा इमाम बारा जो था वो यहाँ पे अपने टाइम पे बनाया। सवाई जयसिंह ने, वहाँ पे हम देखेंगे जयपुर का जो आ जाते हैं, तो इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो थी उस समय बनाई यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर पूरा टाइम टेबल इन्होंने पूरा प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। केरला के अंदर हम देखेंगे पद्मनाभपुरम जो पैलेस था, इसकी जो स्टार्टिंग वहाँ पे की गई। पेंटिंग में देखेंगे तो मुग़ल के डिक्लाइन के साथ रीजनल पेंटिंग का बहुत ज़्यादा राइज हुआ, जैसे कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बशौली, किशनगढ़, मैसूर स्कूल जो था, ये बहुत इमर्ज हुए और इनकी एक अपनी अपनी डिस्टिंक्शन भी जो यहाँ पे बनी है। लिटरेचर की बात करें, उर्दू इमर्ज एज ए न्यू लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, तो उर्दू में काफ़ी लिखा गया। मिर्ज़ा गालिब वाज वेरी प्रोमिनेंट पोएट ऑफ दिस इरा यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और रीजनल लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी, हीर रांझा रिटन बाय वारिस शाह, और सिंधी अंडर द शाह अब्दुल लतीफ़, तो जिनके द्वारा ये रिसालो वर्क भी आगे लिखा गया। तो सिंधी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज इसको किया गया, लोकल लैंग्वेज का राइज यहाँ पे हुआ। और आगे जाके हम देखेंगे जितने भी ये लोकल स्कूल या रीजनल स्कूल डेवलप हुए हैं, इनके ऊपर हम यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखते हैं, जिसके कारण थोड़ा हमारी जो आर्ट है वो यूरोपियन और मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर है उसको भी डेवलप करने में ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा जो है वो आगे आंसर राइटिंग में आगे लेके जा सकते हैं, और आपका जो कंटेंट है वो इस फॉर्म में बड़ा ऑर्गेनाइज वे में जहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द 3 क्वेश्चन फॉर टुडे, और इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए रखे हुए हैं, जैसे कि डिस्कस द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीट ऑफ मराठा बाय इंग्लिश, 120 वर्ड का क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीपू सुल्तान, 60 वर्ड का क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर एक शॉर्ट नोट है, 60 वर्ड का क्वेश्चन है। तो नाउ यू हैव टू, अगर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे और अगर आप इसको एवेल्यूएट करवाना चाहते हैं तो आप इस आंसर को मुझे इस नंबर के ऊपर अपना जो है वो PDF अपने आंसर का सेंड कर सकते हैं, एंड आई विल इवेंचुअली एवेल्यूएट एंड करेक्ट वेयर वी कैन फाइंड द सम शॉर्टकमिंग इन योर आंसर। तो इसी तरह से हम आगे जो है कुछ और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें हिस्ट्री और बाकी के टॉपिक में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस प्रेपरेशन, लगे रहिए और मे यू बी सक्सेसफुल, ऑल द बेस्ट।